नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। आज सत्ता में देखिएगा कैसे मोदी सरकार के एक फैसले ने मुनीर आर्मी में पैनिक बटन दबा दिया है। दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी हमला मानने के बाद कैसे पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई हैं। भारत के हमले का डर सता रहा है और इस डर में क्या क्या हो रहा है वो देखिएगा। फिर आपको दिल्ली ब्लास्ट के आतंक के कोड दिखाएंगे जो अब डीकोड हो रहे हैं। पुलिस ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 4 और कमरा नंबर 13 से 2 डायरी जब्त की है। उसमें जिन कोड वर्ड्स का इस्तेमाल है उनका मतलब आज हम आपको सत्ता में बताएंगे। फिर श्रीलंका की क्रिकेट टीम का डर देखिएगा जो इस वक्त पाकिस्तान में अटकी है। इस्लामाबाद में बम धमाके के बाद श्रीलंका के क्रिकेटर कैसे बॉलिंग से नहीं बल्कि ब्लास्ट से डर रहे हैं और उन पर कैसे श्रीलंका और पाकिस्तान बोर्ड धमकियों के बाउंसर फेंक रहा है, इस पर कुंजी तैयार है। फिर आपको बिहार लेकर चलेंगे जहां आज रथ जगा है। अब से 13 घंटे के बाद जीत के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। इससे पहले पटना में क्यों टाइगर जिंदा है के पोस्टर लग गए हैं और मोकामा में कैसे मिठाई वर्सेस मिठाई वाली दबंग लड़ाई चल रही है वो नोट कीजिएगा। वैसे इस लड़ाई में बात मिठाई तक रहे तो कोई बुराई भी नहीं है। बड़ी खबर बंगाल से है जहां कोलकाता हाईकोर्ट ने दल बदल विरोधी कानून के तहत टीएमसी नेता मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। मुकुल रॉय मई 2021 में बीजेपी के टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन जून 2021 को टीएमसी में शामिल हो गए। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने मुकुल की सदस्यता खत्म करने की अर्जी दी थी। भारत के लिए आर्थिक सत्ता वाला शुभ समाचार है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ 2025 में 7% रहने का अनुमान जताया है। मूडीज ने यह भी कहा है कि उसे उम्मीद है कि भारत G20 देशों के सदस्यों में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। और एक खबर ऐसी भी है जो डोनाल्ड ट्रंप का दुख बढ़ा रही है। सितंबर महीने में भारत का कुल निर्यात 6.75% बढ़ा है, जबकि अमेरिका को भेजे गए सामान में 11.9% की गिरावट आई है। ये दिखाता है कि भारत ने अमेरिका केंद्रित व्यापार निर्भरता को कम कर दूसरे बाजार में अपनी पहुंच बढ़ा ली है। सत्ता में आज सबसे पहले पाकिस्तान के डर को ही डीकोड करेंगे जिसमें बम और बारूद वाली चिंगारी है। कई घंटों की जांच और कई सबूतों के मिलने के बाद जब से भारत ने माना है कि दिल्ली कार ब्लास्ट आतंकी हमला था, उस वक्त से पाकिस्तान के सत्ताधीशों का ब्लड प्रेशर हाई है, बेचैनी है, डर है कहीं भारत हमला ना कर दे, कहीं भारत एक बार फिर से बड़ा ऑपरेशन ना कर दे, कहीं भारत की ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल फिर से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को मिट्टी में ना मिला दे। वैसे आतंकियों पर पुष्प वर्षा करने वाले पाकिस्तान के लिए ये डर अच्छा है। आप ये जानिए कि कैसे पिछले कई घंटों से पाकिस्तान के कई शहरों में पैनिक बटन ऑन है। डर से पाकिस्तान में गली गली खलबली है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी, हर जगह पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के अधिकारी, पाकिस्तान की जनता खौफ में है। पाकिस्तान के इस दर्द को देखने के बाद आपके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आतंकवादियों के खिलाफ भारत का अगला कदम क्या होगा। क्या भारत दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को सजा देने के लिए सीमा पार कार्रवाई करेगा? ऐसे ही सवाल आज की तारीख में शहबाज और मुनीर को बहुत परेशान कर रहे हैं। ऐसे ही सवालों की वजह से मुनीर के सैनिक सदमे में हैं और पूरा पाकिस्तान पैनिक में है। खबरों के अनुसार पाकिस्तान ने बॉर्डर पर एक्स्ट्रा तैयारी शुरू कर दी है। नए टैंक तैनात कर दिए गए हैं। पीओके में पाकिस्तानी बलों की गतिविधि तेज हो गई है। पाकिस्तानी सेना में सभी जवानों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि भारत की ओर से सिर्फ ये कहा गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट के गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसके बाद से पाकिस्तान अपने ख्यालों में डरा हुआ है, ये सोचकर कि भारत अब क्या करेगा। सवाल है कि कहीं इस डर के पीछे पाकिस्तान का गिल्ट तो नहीं छिपा है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी संगठन जैश का नाम आ रहा है। जैश के आतंकी पकड़े जा रहे हैं। जैश के आतंकियों से पूछताछ हो रही है। कई सनसनीखेज जानकारियां भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान को लग रहा है कि उसके सेफ हाउस में मौजूद आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन की फाइल तैयार हो रही है। मतलब यह कि पाकिस्तान में डर के आगे और ज्यादा डर है। टीटीपी और बलूचिस्तान के हमलों के बाद पहले से ही पाकिस्तान सदमे में है। अब भारत के डर वाला शौक लगा हुआ है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर फ्यूचर के डर में ज्यादा सफर करते हैं।
वैसे भी भविष्य का डर हमेशा तकलीफ बढ़ाता है, भले ही उसका कोई आधार हो या ना हो। पाकिस्तान के साथ कुछ घंटों में ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान के सभी हुक्मरान ऐसी ही आशंका से डरे हुए हैं कि अगर हमला हो गया तो क्या होगा। आसान भाषा में कहें तो पाकिस्तान में डर के गोदाम फुल हो गए हैं। ख्यालों में डरे शहबाज के ख्वाजा पाकिस्तान में बड़े बड़े मंत्री घबराए हुए हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी चिंतित हैं। हो सकता है उन्हें यह डर होगा कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों की रक्षा वो कैसे कर पाएंगे। अगर फिर से पाकिस्तान में आतंकी मारे गए तो वो आतंकियों के आका को क्या मुंह दिखाएंगे। ये डर सिर्फ शहबाज के ख्वाजा के ख्यालों में है। भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी सिर्फ ये संदेश दिया गया है कि दोषियों को सजा जरूर दी जाएगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वो जवाब देंगे। ऐसा लगता है कि उन्हें सपने में बम, मिसाइल और गोले दिख रहे हैं। पाकिस्तान की तबाही दिख रही है। वैसे भी आज की तारीख में पाकिस्तान कई फ्रंट पर घिरा हुआ है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने यह कहा था कि अगर पाकिस्तान की ओर से आतंकी हमला हुआ तो इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। जब से दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी हमला माना गया है, एक्ट ऑफ वॉर की चर्चा हर तरफ हो रही है। विपक्ष के नेता भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, क्या भारत पाकिस्तान को अब जवाब देगा? आप सुनिए क्या कहा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहलगाम के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था, सरकार ने कहा था कि एक न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन है। वो डॉक्ट्रिन आपको याद होगा कि कोई भी आतंकी हमला उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, युद्धात्मक कार्रवाई मानेंगे। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से, अब इस आतंकी हमले को आप किस तरह से देख रहे हैं? पहलगाम आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। आतंक की कोई भी घटना युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। और तो आज सरकार का जो रोल है, जो रवैया है, वो बिल्कुल इसके विपरीत क्यों है? दिल्ली बम ब्लास्ट को आतंकी हमला घोषित करने में 50 घंटे लग गए, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा है, जबकि सूत्र ये कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद से इसके तार जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक्ट ऑफ वॉर वाले सवाल के बीच थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली ब्लास्ट पर कड़ा संदेश दिया है। आज पाकिस्तान को ये संदेश जरूर सुनना चाहिए। अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली में धमाका करने वालों को ऐसी सजा मिलेगी जो दुनिया को संदेश देगी। ऐसी सजा देंगे जिसके बाद दोबारा हमले की हिम्मत नहीं होगी। ऐसी सजा मिलेगी जो मिसाल बन जाएगी। दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर से पाकिस्तान के डर को आप और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये भारत के युद्धाभ्यास की तस्वीर है जो राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर हो रहा है। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत भारत की वायुसेना, थल सेना और जल सेना अपनी शक्ति दिखा रही है, जिससे पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लग रही है। आप दो तस्वीरों से पाकिस्तान के दर्द को समझिए। पहली तस्वीर भारत के युद्धाभ्यास की है, जिसमें सैन्य अभ्यास के दौरान थल और वायु सेना मिलकर टारगेट को तबाह कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान की है, जो अपने ख्यालों में खुद को टारगेट मान रहा है। उसे हमले का आभास हो रहा है। ये तस्वीर रेगिस्तान में भारतीय सेना के सबसे बड़े रियल टाइम अभ्यास मरुज्वाला की है। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 6 महीने के बाद भारतीय सेनाओं का ये संयुक्त युद्धाभ्यास बहुत मायने रखता है। भारतीय सेना ने अपने युद्धाभ्यास में अमेरिकी अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों का शक्ति परीक्षण किया। इसे उड़ता हुआ टैंक कहा जाता है। इस अभ्यास में मेड इन इंडिया तकनीक का ज्यादा उपयोग किया गया है। स्वदेशी ड्रोन, रडार, काउंटर ड्रोन सिस्टम और कम्युनिकेशन उपकरणों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया गया। रेगिस्तान में दौड़ता है और इसकी मोबिलिटी, फायरिंग पावर
को लगातार बढ़ाया जा रहा है। 1350 हॉर्स पावर इसकी जो इंजन की जो क्षमता है वो कर दी गई है और हम आपको दिखा रहे हैं ये टैंक कैसे चलता है। AN-32 एयरक्राफ्ट से पैराट्रूपर्स को ड्रॉप होते हुए देख रहे हैं। AN-32 भी एक मल्टी मिशन का एयरक्राफ्ट है। जवानों के इक्विपमेंट को और जवानों को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जाने के लिए एक तरीके का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसका इस्तेमाल इस तरह के ऑपरेशंस में किया जाता है। ये रुद्र ब्रिगेड जो है एकदम हर समय रेडी, इस इलाके में मौजूद, अपने दिए हुए टास्क को पूरी तरीके से, कारगर तरीके से, सक्षम और प्रभावशाली इफेक्ट दुश्मन पर करने की। पाकिस्तान के अंदर डर के धमाके हो रहे हैं तो भारत में दिल्ली धमाकों की चौंकाने वाली थ्योरी सामने आ रही है, जो इशारा करती है कि यह आतंकी हमला मसूद प्रायोजित था और उसके मोहरे थे डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन। अब जांच के दौरान जो नई जानकारी सामने आई है उस पर हमने एक धमाकेदार कुंजी तैयार की है, जिसमें पहला कैरेक्टर है मसूद अजहर की अफीरा, जिसके हुक्म शाहीन के लिए पत्थर की लकीर थे। दूसरी कुंजी उन कोड वर्ड्स पर जिसका इस्तेमाल आतंकियों ने दिल्ली धमाके के लिए किया। आतंकी डॉक्टर की डायरी सामने आ गई है। इसके बाद आपको आतंकी हमले में हरियाणा के नूह का एंगल भी दिखाएंगे, जो अपराध के लिए कुख्यात है। सवाल है कि दिल्ली ब्लास्ट में नूह का कनेक्शन क्या है। लेकिन पहले दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े 2 वीडियो जो न्यूज चैनल से सोशल मीडिया तक ट्रेंड कर रहे हैं। पहला वीडियो 10 नवंबर का है, जो बेहद खतरनाक है और उस वक्त का है जब दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे लोग सड़क से गुजर रहे हैं और अचानक ब्लास्ट होता है। तबाही नजर आती है। ऑटो रिक्शा, कार, मोटरसाइकिल हो या इंसान, जो भी आसपास खड़ा था, हर चीज के पर खच्चे उड़ जाते हैं। दूसरा वीडियो फिदायीन हमला करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर का है, जो पहली बार बिना मास्क के दिखा था। यह वीडियो दिल्ली के अरुणा आसफ अली मार्ग के पास का बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में उमर आसफ अली रोड पर पैदल चलते हुए देखा, फिर कनॉट प्लेस होते हुए कार से लाल किले गया। अब पहली कुंजी, जिसमें पहला चेहरा आतंक की उस प्रोफेसर का है जिसका नाम है डॉक्टर शाहीन सईद, जो भारत में रहती थी, अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर कमाती थी, लेकिन गुणगान आतंकियों के गाती थी। अब तक बताया जा रहा है कि वो जैश की महिला विंग की मुखिया और आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया के आदेश मानती थी, लेकिन उसकी बॉस नंबर 2 भी थी, जिसका नाम है अफीरा, जो मसूद अजहर के भतीजे फारूक की पत्नी है। यानी शाहीन जैश की वो रिमोट थी जिसके बटन पाकिस्तान से दबाए जाते थे और वो उन्हीं के ऑर्डर से यहाँ ऑपरेट होती थी। अब पता चला है कि शाहीन सईद मसूद अजहर के भतीजे उमर फारूक की पत्नी अफीरा के भी संपर्क में थी। उमर फारूक जैश का वो आतंकी था जिसे पुलवामा अटैक के बाद एनकाउंटर में हमारे जवानों ने मार दिया था। अफीरा के कहने पर भी शाहीन भारत में जैश की महिला विंग तैयार कर रही थी। यानी शाहीन सईद सिर्फ अफीरा और मसूद की बहन सादिया के निर्देश मानती थी और इन्हीं दोनों ने शाहीन को महिलाओं को कट्टर बनाने का जिम्मा दिया था। लेकिन अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि क्या शाहीन इनसे मिलने पाकिस्तान भी गई थी। ये सवाल शाहीन सईद की कुंडली को देखने के बाद सामने आया है। जानकारी के अनुसार शाहीन 2009 से 2013 तक कट्टरपंथियों के संपर्क में रही। फिर साल 2013 में वो कानपुर से अचानक गायब हो गई। नौकरी से गायब होने के बाद साल 2021 में उसे बर्खास्त कर दिया गया। इस बीच शाहीन ने 2016 से 2018 के बीच यूएई में नौकरी की। वो करीब 2 साल तक यूएई में नौकरी करती रही और यूएई में ही वो जैश ए मोहम्मद की महिला विंग से भी जुड़ी। वहीं पर उसे जैश की महिला विंग जमात ए मोमिनात के लिए तैयार किया गया। पुलिस को शक है कि यूएई में रहते हुए वो पाकिस्तान भी गई। आतंकी लेडी डॉक्टर शाहीन लंबे वक्त से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही थी। डॉक्टर उमर और मुजम्मिल ने भी इसी यूनिवर्सिटी में रहते हुए दिल्ली ब्लास्ट की स्क्रिप्ट लिखी। इसीलिए अल फलाह से साजिश वाले सिग्नल पुलिस के शक वाले रडार से कनेक्ट हो रहे हैं। और अब आई है 2 कमरों की मिस्ट्री, कमरा नंबर 4 और कमरा नंबर 13, जिसमें आतंक के राज छिपे हुए हैं।
पुलिस लगातार इस यूनिवर्सिटी पर रेड कर रही है और इन दोनों कमरों की जांच की जा रही है। इसमें कमरा नंबर 4 फिदायीन आतंकी डॉक्टर उमर का था, जबकि कमरा नंबर 13 में डॉक्टर मुजम्मिल शकील रहता था। पुलिस को उमर नबी और मुजम्मिल के कमरे से 2 डायरी भी मिली हैं और इन दोनों ही डायरी में कुछ कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। ये आतंक के वो कोड हैं जिन्हें पुलिस डिकोड करने की कोशिश कर रही है, जिनका कनेक्शन सीधे सीधे दिल्ली धमाकों से दिखाई दे रहा है। पुलिस को डायरी में एक शब्द मिला है, ऑपरेशन, जिसका जिक्र 1-2 बार नहीं कई बार किया गया है। फोन और नोटबुक से पुलिस को 2 कोड वर्ड मिले हैं, जिनमें पहला है शिपमेंट और दूसरा है पैकेज। पुलिस का मानना है इनका इस्तेमाल विस्फोटक के लिए किया गया था। साथ ही 2 तारीख का जिक्र है, पहली 8 नवंबर और दूसरी 12 नवंबर, जबकि दिल्ली में धमाके 10 नवंबर को हुए। सवाल है कि इन तारीखों का राज क्या है। आतंकियों से डायरेक्ट कनेक्शन को देखते हुए अल फलाह यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल यानी NAAC ने बताया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को ना तो मान्यता मिली है और ना ही उसने इसके लिए आवेदन किया है। प्रश्न है कि अल फलाह के ऐसे कितने राज हैं जो सामने आने बाकी हैं। यहाँ पर भी हरियाणा पुलिस आई थी, उन्होंने भी पूरी तफ्तीश की, यहाँ पर पूछताछ की लोगों से। दिल्ली पुलिस ऑलरेडी यहाँ पर लोगों से पूछताछ कर रही है, तमाम डॉक्यूमेंट लेकर जा रही है। तो जहाँ जहाँ भी अल फलाह के ऑफिस है उन सभी जगहों पर पूछताछ हो रही है लोगों से। अल फलाह यूनिवर्सिटी में टेरर मॉडल किस तरह से चल रहा था उसको लेकर लगातार तमाम हमारी यूनिवर्सिटी का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो जाहिर तौर पर ये जो नोटबुक डायरी मुजम्मिल और उमर के कमरे से पुलिस ने बरामद की है, उसमें कई सारे राज लिखे हुए हैं जिनसे अब पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि फरीदाबाद और उसके आसपास के कई जो स्लीपर सेल्स हैं उनके नाम और नंबर भी उस डायरी के अंदर मौजूद है। अब पुलिस अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है और ये जो फैसला है वो खुद अल फलाह यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने ही लिया है। दरअसल 2 दिन पहले वेबसाइट को हैक करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का कहना है कि ये फैसला लिया गया है। अगर हम पूरे कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस विशेषकर CIK और SI ने 800 जगहों पर छापेमारी की है और विशेषकर जो है 500 से अधिक लोगों से जो है पूछताछ की गई है। ये 2 मामलों में पूछताछ की जा रही है। एक तो ऐसे व्यक्तियों और रिश्तेदारों से जिनके युवा या लोग जो है पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर चले गए हैं, और दूसरा जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद से जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन है, जो डॉक्टर्स का कनेक्शन है, विशेषकर डॉक्टर अदील और उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल और उसके बाद डॉक्टर उमर, जो इस पूरे नेटवर्क में डॉक्टर्स मिल रहे हैं उनसे सुरक्षा एजेंसीज क्वेश्चनिंग कर रही है। अब आपको दिल्ली से 75 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह में लेकर चलते हैं, जो अपराध के लिए कुख्यात रहा है। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट में नूह की इतनी चर्चा क्यों है, आइए वो समझते हैं। दावा है कि दिल्ली ब्लास्ट में जिस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया उसके लिए कच्चा माल हरियाणा के नूह से ही आया। खबरों के अनुसार हरियाणा के नूह से ही आतंकियों ने फर्टिलाइजर खरीदा था। नूह से आतंकियों ने 20 क्विंटल से ज्यादा NPK खरीदा। NPK का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंक के फिजिशियन डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने खरीदा। और ऐसा दावा है कि उमर भी उसके साथ गया। इसी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए किया गया और इसी से लाल किले के बाद कार में ब्लास्ट किए जाने का दावा है। क्योंकि हरियाणा के नूह में फर्टिलाइजर की कई बड़ी दुकानें मौजूद हैं, इसीलिए ये आतंकियों का आसान टारगेट बना। अब नूह में उन दुकानदारों को चिन्हित किया जा रहा है जहां से मुजम्मिल ने फर्टिलाइजर खरीदा। वहां की वीडियोग्राफी करके जम्मू कश्मीर पुलिस को भेजी गई है, जिससे इन दुकानों को मुजम्मिल को दिखाकर उनकी शिनाख्त की जा सके। हम आपको नूह से भी एक न्यूज रील दिखाते हैं। लाल किले ब्लास्ट के तार नूह से जुड़ रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं नूह इलाके में। आपको सबसे ऊपर चेतन नाम दिखाई दुकान का, बैसस अग्रवाल एजेंसीज नाम से दुकान है। इसका जो मालिक है दिनेश, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और हिरासत में लेने की वजह यह है कि जो फरीदाबाद से फर्टिलाइज़र और अमोनियम नाइट्रेट के सामान मिले थे उसका जो सैंपल था वो इस दुकान से मैच हुआ है। क्या वाकया वकल बताइए थोड़ा, किस टाइम आए थे?
वो 6:30 बजे आए। कितने पुलिस वाले थे? वो 4-5 बंदे थे। ठीक है, और आके क्या पूछा? उसने कि वो ये सैंपल लाए थे वे। अच्छा। वो दिखाया था उसने। हाँ। उनको ये खात है, ये आपकी कंप्लेंट है, ये बेकार नहीं बेकार। भाई दुनिया ले जाती है, आम ले जाती है। हाँ। उसमें क्या बात है? नुको उसको मुजफ्फर को दिया, किसको दिया है, मैं हमको कोई मालूम नहीं है। उन्होंने कुछ दुकानें का नाम और भी पूछा था, जो एड्रेस के आधार पर मैंने उनको सबको बताया कि इधर इधर वो दुकानें हैं। कितने लोग थे? करीबन 8 लोग थे उनके पास, 8 लोग थे। वो टैक्स और सत्ता में अब बात उस श्रीलंकाई क्रिकेट टीम की जो इस वक्त पाकिस्तान में है, और जब भी कोई क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करती है तो उसके खिलाड़ियों को बॉलिंग से ज़्यादा बम ब्लास्ट वाला डर सताता है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं कि कब कहां ब्लास्ट हो जाए ये कहना मुश्किल है। अब श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी भी इसी डर में जी रहे हैं। इस्लामाबाद में हुए ब्लास्ट के बाद टीम के खिलाड़ी मैदान पर नहीं उतरना चाहते। ये पाकिस्तान के लिए बहुत शर्म की बात है। लाख कोशिश के बाद भी वो श्रीलंकाई खिलाड़ियों को सुरक्षा का भरोसा देने में नाकाम रहा है। लेकिन पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी किसी कीमत पर श्रीलंका के खिलाड़ियों को वापस नहीं जाने देना चाहते। ऐसे में श्रीलंका क्रिकेट टीम एक तरह से पाकिस्तान में अब फंस गई है। जो खिलाड़ी पहले से डरे हुए थे, उन्हें इस्लामाबाद ब्लास्ट ने और डरा दिया है। टीम की सुरक्षा बढ़ाने के बाद भी खिलाड़ी परेशान हैं। लंबी बातचीत के बाद भी श्रीलंका की टीम के खिलाड़ी मैदान पर उतरने को राजी नहीं हुए। खिलाड़ी इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें वापस श्रीलंका जाना है। इसको लेकर खिलाड़ियों ने श्रीलंका के बोर्ड से अनुमति भी मांगी। श्रीलंका के खिलाड़ियों की इस जिद की वजह से आज होने वाला वनडे मैच नहीं हो सका। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों से मुलाकात भी की, लेकिन खिलाड़ी ये मानने को तैयार नहीं हुए कि वो पाकिस्तान में सुरक्षित हैं। मामले को सुलझाने के लिए मोहसिन नकवी श्रीलंका के हाई कमिश्नर से भी मिले, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पाकिस्तान ने शुरू किया धमकी वाला खेल, जिसमें उसके साथ श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को भी अपने साथ मिला लिया। जिसके बाद अपने डरे हुए खिलाड़ियों को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने धमकी दे दी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया कि कुछ खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से वापस लौटने की इच्छा जताई है, लेकिन हमने सीरीज जारी रखने का फैसला किया है। अगर कोई खिलाड़ी वापस आता है तो इसकी जांच होगी, खिलाड़ियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। कोई खिलाड़ी आएगा तो उसको हटाकर दूसरे खिलाड़ी को भेज देंगे। यानी सुरक्षा मांग रहे खिलाड़ी सस्पेंड करने की उन्हें धमकी मिल रही है, जिसके बाद अब श्रीलंकाई खिलाड़ी पाकिस्तान में रुकने को मजबूर हैं। वनडे सीरीज के बाकी 2 मैचों की तारीख एक दिन आगे बढ़ा दी गई है। ऐलान भले ही कर दिया गया हो कि अब मैच 14 नवंबर और 16 नवंबर को रावलपिंडी में होंगे, लेकिन अंदर खाने अब भी यही चर्चा है कि श्रीलंका के कई खिलाड़ी किसी भी कीमत पर खेलना नहीं चाहते हैं। और अब राजनीतिक कुंजी में बिहार चुनाव के डी डे यानी डिसीजन डे की बात करते हैं, जहां करीब 13 घंटे के बाद से सत्ता का फैसला होने लगेगा। कल यानी 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे और इससे पहले दावों का एक नया दौर शुरू हो गया है। आज का दावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है, जो एक पोस्टर के जरिए किया गया है। पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर आज एक पोस्टर लगा है, जिसमें फिल्मी स्टाइल में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, टाइगर अभी जिंदा है। इसी पोस्टर में सबसे ऊपर छोटे अक्षरों में यह भी लिखा है कि दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक के संरक्षक टाइगर अभी जिंदा है। ये पोस्टर बिहार के पूर्व मंत्री रंजीत सिन्हा ने लगवाया है। वैसे नोटिस करने वाली बात यह है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार को एनडीए ने आधिकारिक रूप से अपना सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, जिससे विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाना चाहती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जेडीयू के नेता लगातार ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार सीएम हैं और वही रहेंगे, जबकि बीजेपी के नेता कह रहे थे कि सीएम का पद खाली नहीं है, कोई वैकेंसी भी नहीं है। ऐसी स्थिति में जेडीयू कार्यालय के बाहर टाइगर अभी जिंदा है वाला ये पोस्टर जेडीयू के दावे को मजबूत कर सकता है। एक बार सुनिए कल नतीजों से पहले शुरू हुए पोस्टर वॉर पर कौन क्या कह रहा है। टाइगर अभी जिंदा है। बिहार के चुनाव का जो सबसे बड़ा जो यूएसपी है, जितनी भी शंकाएं विपक्ष की ओर से खड़े किए गए, उन सबका जवाब मतदाताओं ने दे दिया और कहीं कोई संशय नहीं है। नीतीश कुमार जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। पोस्टर वाले टाइगर को जनता नहीं
पसंद करती पहचानती। असली टाइगर कल पता चलेगा बिहार की जनता ने किसे माना है, किसे बनाया है। टाइगर जिंदा है, जिंदा रहेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लोग बाई बाई उनको कर दिया, जो करवा रहे हैं नीतीश कुमार जी को, उनके नेता को बाई बाई कर दिया बिहार की जनता। इस पोस्टर वार का कोई मतलब नहीं है। उनके समर्थक लिख रहे हैं, उनके समर्थक को शुभकामना। उनके समर्थक ही हैं तो उनके समर्थक क्या लिखेंगे कि नीतीश कुमार की विदाई हो रही है? उनके समर्थक तो यही लिखेंगे ना कि टाइगर अभी जिंदा है, कि टाइगर अभी वापस आ गया है। एक तरफ पोस्टर वॉर है, दूसरी तरफ मिठाई युद्ध भी शुरू हो गया है। ये युद्ध मोकामा से चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह और उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाली वीणा देवी के पति अनंत सिंह के बीच है। अब तक खबर ये थी कि चुनाव जीतने के प्रति आश्वस्त अनंत सिंह पटना वाले अपने आवास पर महाभोज का आयोजन कर रहे थे। अब खबर ये है कि अनंत सिंह की तरह सूरजभान सिंह भी जश्न की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ भी भोज का कार्यक्रम है, मिठाइयाँ बन रही हैं, यानी मोकामा चुनाव में मिठाई वर्सेस मिठाई का युद्ध है। अगर दोनों की तैयारियों को देखें तो अनंत सिंह के घर महाभोज के लिए 23,000 स्क्वायर फीट में पंडाल लगा है। सूरजभान सिंह के घर पर भी एक बड़ा पंडाल लगा है। अनंत सिंह के महाभोज में 50,000 लोग शामिल हो सकते हैं। सूरजभान सिंह के भोज में भी हजारों लोग शामिल होंगे, संख्या नहीं बताई गई है। अनंत सिंह के घर पर 2 तरह की मिठाई बन रही है, गुलाब जामुन और कच्चा रसगुल्ला, जबकि सूरजभान सिंह के घर पर 3 तरह की मिठाई बन रही है। अनंत सिंह के घर पर 2 दिन पहले से समर्थक पहुंचने लगे हैं, जबकि सूरजभान सिंह के घर पर कल से समर्थकों का पहुंचना शुरू है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि चाहे कोई हारे या जीते, मोकामा के लोगों का मुंह मीठा होना तय है। मिठाई का बटन तय है। मिठाइयों का भविष्य राजनीति की हार जीत से अलग है, उनका बटना तय है। TV9 भारतवर्ष की टीम कल अनंत सिंह के पटना निवास पर पहुंची थी, आज सूरजभान सिंह के निवास पर पहुंची और ये समझने की कोशिश की कि बिना नतीजों के ही समर्थक पहुंच रहे हैं, मिठाई बन रही है, टेंट लग चुका है। आखिर इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम कल सामने आएगा, लेकिन उससे पहले ही हर जगह तैयारियां शुरू हो गई है। यहाँ भी टेंट लगाए गए हैं, कुर्सियां लगाई गई है ताकि जब परिणाम आए और उन्हें उम्मीद है कि वो जीत रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में, तो उनके यहाँ जो समर्थक आए तो उनके बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई है, जगह जगह लाइट लगाई जा रही है। आप लोग कब से लगे हुए हैं इसमें? कल से लगे हुए हैं सर। कल से ही लगे हैं जी। कितने तरह की मिठाई बन रही है? 3 किस्म का बनेगा, स्पंज बनेगा, ऑरेंज बनेगा, काला वाला बनेगा। इधर देखिए, इधर अभी से सब्जी बननी शुरू हो गई है। परिणाम कल आना है, 14 तारीख को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। उसके बाद पता चलेगा कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार किसके ऊपर भरोसा जताई है। इस तरफ सब्जियां रखी हुई है, उस तरफ सब्जी बन रही है, पनीर है, खोआ है, ये पूरी तैयारी चल रही है। टेंट लगाया गया है। कितने लोगों के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं? जो भी आएंगे हमारे शुभचिंतक, मतदाता, समर्थक, सभी के लिए उत्तम व्यवस्था है।